सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के विषय में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो हम देख रहे हैं और आज भाग है 8वां। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भाग हमारा है 8वां। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो क्लासेस पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमान रासो और डी परमाल रासो। इन रासो ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो माना जाता है? तो आप इसका आंसर लगाइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए इसका उत्तर है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो माना जाता है। देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा। और अगर हम बात करें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो वो कौन सा होगा? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो है प्रिय प्रवास और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकालीन रचना है, आदिकाल की रचना है। और प्रिय प्रवास जो हरिओद जी ने लिखा वो आधुनिक काल की रचना है। तो ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। चलिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो है, लेकिन प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? तो इसका उत्तर आप लगाइए। देखिए पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। क्या कथन है उनका? चंद्रवरदाई संवत 1225 से 1249 विक्रमी संवत हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी कामायनी और डी रामचरितमानस। तो ये जो प्रबंध काव्य है इनमें से वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो देखिए उत्तर क्या होगा? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। पद्मावत और रामचरितमानस तो दोनों ही भक्तिकालीन रचनाएं हैं और कामायनी
आधुनिक काल की रचना है, छायावाद काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल में वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस, दो रस इसमें विशेष रूप से है, वीरस और श्रृंगार रस, इसमें भी वीरस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस जो है वो वीर माना जाता है। मुख्य रस जो है वो वीर है, कहीं कहीं श्रृंगार भी इसमें है, लेकिन मुख्य वीर रस है। तो काव्य रूप कैसा है? ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। चौथा हमारा प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी जगनीक, सी मधुकर, डी नरपति नाल है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? देखिए, इसका उत्तर ऑप्शन ए चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। आगे चलिए, पांचवा हमारा क्वेश्चन देखिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराज हमीर के, ऑप्शन बी महाराज बिसलदेव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के, और डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? उत्तर लगाइए आप इसका। चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, किसके दरबारी कवि थे? देख लेते हैं, इसका उत्तर भी ऑप्शन होगा डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई के विषय में थोड़ा देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रबरदाई, रचना काल 1193 ईस्वी, सर्वमान्य समय इसका माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य रचा गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो के 61 सर्ग जो है चंद्रबरदाई ने लिखे, शेष जो 8 सर्ग हैं उनके पुत्र जलहन के द्वारा लिखित हैं। टोटल कितने हैं? 69 सर्ग जो हैं इसमें हैं। 61 पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है, से 60 उनके पुत्र जलहन द्वारा रचित है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया माना जाता है, कहा जाता है। उसी तरह जैसे शंभु के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था पौंचर्यु, उसी तरह से बाण के पुत्र ने पूरा किया था कादंबरी को, और वैसे ही चंद के पुत्र ने जलहन ने पूरा किया पृथ्वीराज रासो को। पुस्तक जलहन हत दे चली गजन नृप काज, गजनी चले गए पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है वो चंद्रबरदाई। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी 1212 विक्रमी संवत में भट्ट जाति के जगात गोत्र में लाहौर में हुआ। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत राजकवि बालस का होने के साथ साथ षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि में पारंगत थे। तो ये है चंद्रबरदाई का परिचय, जो बाल सखा थे, षड्भाषा के जानकार थे, राजकवि थे, सामंत थे, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि में पारंगत थे। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, भट्ट जाति के जगात गोत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए राजेश्वर, बी सोमेश्वर,
सी समर सिंह, डी अनंगपाल। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो आप इसका आंसर लगाइए। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता, ऑप्शन बी सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं। देखिए पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी है वैसे तो, लेकिन रासो में कमला बताया गया है। कमला या इंद्रावती दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल की पुत्री थी, जिसका विवाह सोमेश्वर से हुआ। और रासो में पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना लिखा है। अनंगपाल जो है गोद ले लेते हैं। अर्णोराज इनके दादाजी हैं। अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर के पुत्र हैं पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली गोद जाना भी लिखा है। और वैसे तो पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी है, रासो में कमला बताया गया है। और कमला या इंद्रावती दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल की पुत्री थी। एक युद्ध में अनंगपाल का सहयोग किया सोमेश्वर ने। इससे प्रसन्न होकर अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया। और इसी इंद्रावती का एक नाम कमला बताया गया है, जो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम भी कमला बताया गया है। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि माता का नाम कर्पूरी देवी था। और रासो में पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना भी है, गोद ले लेते हैं अनंगपाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ऑप्शन ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। किसके प्रति अनुरक्त था पृथ्वीराज? पृथ्वीराज कौन? चौहान, जिसके विषय में पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। तो उत्तर लगाइए आप। बिल्कुल आसान ये प्रश्न है। किसके प्रति अनुरक्त था, किससे प्रेम करता था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पृथ्वीराज जो है ऑप्शन सी संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज रासो का नायक जो है पृथ्वीराज है और नायिका संयोगिता है। देखिए पृथ्वीराज रासो नायक व नायिका। नायक पृथ्वीराज चौहान, धीरोदात नायक अजमेर के चौहान राजा, अर्णोराज के पौत्र व है सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज। नायिका संयोगिता मुग्धा नायिका है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। और जयचंद की पृथ्वीराज के साथ बनती नहीं थी। जयचंद एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। संयोगिता स्वयंवर की कथा भी पृथ्वीराज रासो के अंदर आती है। तो वहाँ पर जो है वो एक पृथ्वीराज का पुतला जो है बाहर लगवा देता है जयचंद। और उसके बाद पृथ्वीराज जो है संयोगिता के कहा जाता है कि पुतले को माला डाल देती है पृथ्वीराज चौहान, उठा कर ले जाते हैं संयोगिता को। संयोगिता स्वयंवर की कथा जो है पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। तो संयोगिता जो है वो उसके प्रति पृथ्वीराज अनुरक्त था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है 8 नंबर। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान। ऑप्शन ए कर्नल टोड, 2 श्याम सुंदर दास, 3 मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और 4 डॉक्टर बुल्लर। तो इनमें से सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन है? तो आप इसका आंसर लगाइए। ये बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। अप्रामाणिक, प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं पृथ्वीराज रासो से पूछे जाते हैं। और आदिकाल में भी
जो रासो ग्रंथों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और रासो में भी पृथ्वीराज रासो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हमने स्पेशल जो है पृथ्वीराज रासो के विषय में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आज हम पढ़ेंगे केवल। और इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपने सभी रासो ग्रंथों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो आप वहाँ से पढ़कर अपने नोट्स जो हैं बना सकते हैं बिल्कुल। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, 4 विद्वानों के नाम हैं, इनमें से किसने अप्रामाणिक माना है? तो सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन 4 डॉक्टर बुलर। और बुलर ही वह व्यक्ति है जिसने, जब पृथ्वीराज रासो का जो प्रकाशन किया जा रहा था, किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा जब इसका प्रकाशन किया जा रहा था पृथ्वीराज रासो का, तो डॉक्टर बुल्लर ने 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक ग्रंथ कहकर इसका प्रकाशन रुकवा दिया था। बाद में नागरी प्रचारणी सभा ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। तो डॉक्टर बुल्लर वो पहले विद्वान जिन्होंने सर्वप्रथम अप्रामाणिक माना। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, ये इसे प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो डॉक्टर बुल्लर। अब हम देखिए कौन कौन से विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। यह मोस्ट कथन मोस्ट है। ये जो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की सूची है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बुलर सबसे पहले, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदास, कवि मुरारीदान, मोतीलाल मेनारिया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे भाटों चारणों की कोरी कल्पना कहा है। तो क्या है? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? डॉक्टर बुलर सबसे पहले, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदास, कवि मुरारीदान, मोतीलाल मेनारिया। बहुत ही मोस्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी तक जो पढ़ा गया उसमें, क्योंकि इससे किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये विद्वानों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डॉक्टर बुलर है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, शुक्ल जी हैं, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदास, मुरारीदान और मोतीलाल मेनारिया। इसके अलावा और क्या है? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, दूसरा मत ये भी है। ये रहा दूसरा मत। पहला मत अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, दूसरा मत है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। एक मत प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का भी है, एक चौथा मत भी है, वो भी हम देखेंगे। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, दशरथ ओझा। ये कहते हैं कि संपूर्ण ग्रंथ अप्रामाणिक नहीं है। अर्ध प्रामाणिक का अर्थ ये है कि कुछ भाग तो उसके प्रामाणिक हैं, कुछ अंश जो हैं वो प्रक्षिप्त हैं, यानी कि बाद में जोड़े गए हैं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, चंदबरदाई ने रचा, लेकिन उसमें जो है बाद में कुछ अंश बाद में जो है, बाद में कवि भारचारण जो हैं वो जोड़ते गए। इससे जो बाद के अंश हैं वो तो हैं अप्रामाणिक, और जो मूल रासो है वो है प्रामाणिक। तो ये हुआ अर्ध प्रमाणिक। ये मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, दशरथ ओझा आदि विद्वान हैं। तो ये हुआ अप्रामाणिक, ये हमने देख लिया, और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा।
नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो संस्करण है पृथ्वीराज रासो का, उसे प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन कर्नल टोड, तीसरा श्यामल दास और 4 नंबर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? उत्तर आपको मिल गया है क्योंकि हम कुछ चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 कर्नल टोड। रामचंद्र शुक्ल तो अप्रामाणिक मानने वालों में है, श्यामल दास भी है अप्रामाणिक मानने वालों में, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी। कर्नल टोड प्रामाणिक मानने वालों में है। देखिए अप्रामाणिक वाले एक बार और देख लेते हैं हम। डॉक्टर बुल्लर है सबसे पहले, गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो ऑप्शन में आ गए हैं, शुक्ल भी आ गए हैं, श्यामल दास भी आ गए हैं, मुंशी देवी प्रसाद, कवि मुरारी दान और मोतीलाल मेनारिया, ये अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल आ गए, श्यामल दास आ गए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आ गए, ये तीनों मानते हैं अप्रामाणिक। कर्नल टोड रहे प्रामाणिक वालों में। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने सबसे बड़े पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन किया और उसे प्रामाणिक मानते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड के अतिरिक्त भी बहुत से विद्वान हैं जो उसे प्रामाणिक मानते हैं। ये है तीसरा मत। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों का जो मत, तीसरा मत, पहले अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, एक मत था अप्रामाणिक मानने वालों का, दूसरा था अर्ध प्रमाणिक और तीसरा है प्रामाणिक, पूरी तरह से सही मानने वालों का मत। ये जो है प्रामाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। 1 नंबर विद्वान श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने तो आनंद संवत की कल्पना भी की थी, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो में जो सन संवत दिए गए हैं उनमें और ऐतिहासिक जो सन संवत हैं उनमें 90-100 वर्षों का अंतर है, और इसे ही प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की, जिससे जो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता जो है वो सिद्ध होती है। अगर आनंद संवत से हम इस तरह को माने तो पृथ्वीराज रासो जो है प्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध होता है। तो श्याम सुंदर दास मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या प्रामाणिक मानते हैं, मिस्र बंधु जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखा, कर्नल टोड तो इस ग्रंथ के जो काव्य सौंदर्य पर इतने रीझ गए थे कि इन्होंने तो इसके कुछ जो है छंदों का अनुवाद इंग्लिश में करवाना शुरू किया था, लेकिन फिर बुल्लर ने जो है इसे अप्रामाणिक घोषित करके जो विवाद उत्पन्न कर दिया। 5वां मथुरा प्रसाद दीक्षित जो है प्रामाणिक मानते हैं। दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये विद्वान हैं जो इसे प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिस्र बंधु, कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो अप्रामाणिक से भी क्वेश्चन आता है, अर्ध प्रमाणिक से भी आता है और प्रामाणिक से भी आता है। अब चौथा मत वहाँ से आ सकता है। चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है। उन्होंने सबसे पहले अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक के रूप में रासों की रचना की थी। यहाँ देखिए अंतर आ गया है, मुक्तक के रूप में रासों की रचना की थी। उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है, अन्य कोई विद्वान जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है। और नरोत्तम स्वामी ने कहा कि ये मुक्तक है। तो चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में
रहकर मुक्तक के रूप में रासों की रचना की और उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, एक मुक्तक काव्य था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। हालांकि मत तो मान्य नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह भी मोस्ट हो जाता है, क्योंकि 4 मत हो गए हैं, अप्रामाणिक, प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और ये नरोत्तम स्वामी का चौथा मत की मुक्तक के रूप में रासों की रचना हुई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां हमारा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। दूसरा है, इसका बृहत संस्करण 69 समयों में विभक्त है। 3 नंबर ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतया जाली ग्रंथ माना है। 4 नंबर, यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन 4, यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। डिंगल शैली में नहीं लिखा गया है, यह पिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली में लिखा गया है। देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, यानी कि सुख सुखी संवाद की शैली नहीं मिलती है, उन अंशों को प्रक्षिप्त मानना चाहिए, यानी कि बाद में जोड़ा गया मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है और वो इसे मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। यहाँ उस चीज़ को जोड़कर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है, और जिन सर्गों में यह शैली सुख सुखी संवाद की शैली नहीं मिलती है वे प्रक्षिप्त मानना चाहिए उन्हें। तो यानी कि बाद में जोड़ा गया, बाद के वर्षों में, बाद की शताब्दियों, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। बाद में जोड़े गए जो अंश हैं वे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित नहीं हैं और वे ही इतिहास विरुद्ध हैं। जो मूल अंश हैं वे सुख सुखी संवाद में हैं और इतिहास विरुद्ध तथ्य उसमें नहीं हैं। इसलिए ये ग्रंथ कुछ इतिहास विरुद्ध तथ्य जो बाद में जोड़े गए हैं उनके कारण ये अर्ध प्रमाणिक होता है। तो इसे माना अर्ध प्रमाणिक। आचार्य हजारी प्रसाद का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण। पृथ्वीराज रासो के सर्ग, दूसरा ऑप्शन हमारा था पृथ्वी, इसका बृहत संस्करण जो है वो 69 समयों में विभाजित है। तो यह भी कथन एकदम सही है। पृथ्वीराज रासो के सर्ग, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 सर्ग या समय हैं। इसमें सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है। यह इसके केंद्र में है। यह उतना ही केंद्र में है जितना तुलसी की रामचरितमानस के जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जितना उसका महत्व है उतना ही कनवज युद्ध का। तो 69 सर्ग इसमें है। सबसे बड़ा जो संस्करण है पृथ्वीराज रासो का, जिसका नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशन करवाया, उसमें 69 सर्ग समय है। 2500 पृष्ठों का यह ग्रंथ है। और डिंगल शैली में, ये हमारा उत्तर इसका होगा ऑप्शन 4, यह डिंगल शैली में लिखा गया है। यह कथन असत्य है, डिंगल शैली में नहीं लिखा गया है, यह जो है पिंगल शैली में रचित है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, 11वां हमारा प्रश्न है। ये प्रश्न पहले होना चाहिए था उससे और ये हो गया है बाद में। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मुणोत नैणसी, पर यहाँ पर यह समझाने के लिए है कि भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है मुणोत नैणसी। 2 नंबर ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। 3 नंबर अचलदास खिचीरी वचनिका। 4 नंबर पाबूजीरा दूहा। तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, कौन सी रचना है? तो ऑप्शन 2 होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली के विषय में बात करें तो राजस्थानी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। युद्धों में इसकी भाषा डिंगल का रूप कुछ कुछ लेती हुई नजर आती है। इसकी भाषा के विषय में भी पृथ्वीराज रासो की भाषा विषयक विभिन्न मत हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रथम मत है रासो की भाषा को अपभ्रंश मानने वाले विद्वान भी है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश माना है, किसने डिंगल माना है और किसने पिंगल माना है। तो यहाँ पर प्रामाणिक, अर्धप्रमाणिक, प्रामाणिक मानने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भाषा को किसने अपभ्रंश माना, डिंगल माना, पिंगल माना, ये भी क्वेश्चन जो है नए फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो देखिए मुनि जिन विजय, सबसे पहले मुनि जिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को भाषा को सबसे पहले, यहाँ यह भी लिखिए, सबसे पहले अपभ्रंश माना है मुनि जिन विजय ने। मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो की भाषा को मानते हैं अपभ्रंश, कि ये अपभ्रंश की रचना है। आगे चलिए, द्वितीय मत क्या है? दूसरा मत है रासो की भाषा डिंगल यानी कि राजस्थानी मानने वाले विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये तो मानते हैं डिंगल राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा कहा है इसकी भाषा को, डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा कहा है, यहाँ कहा है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया डिंगल मानते हैं। तीसरा मत है रासो की भाषा पिंगल शैली ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान उदय नारायण तिवारी है, नामवर सिंह है, ग्रियरसन है, टेसी टेरी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी, ये कहते हैं कि रासो की भाषा पिंगल शैली और ब्रज भाषा है और ये सर्वमान्य मत है और ये आपके लिए होगा मोस्ट सर्वमान्य मत है ये। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली पिंगल शैली ब्रज भाषा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये 11वां प्रश्न है। ये हमारा भाषा के संबंध में हमने 3 मत देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इन्हें नोट कर लीजिए और विस्तार से जानने के लिए हमारी रासो संबंधी, रासो साहित्य से संबंधित क्लासेज, हिंदी साहित्य का इतिहास, जब आप चैनल स्टडी फ्लाई पर जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने आदिकाल जो है हम इसमें पूरा पढ़ चुके हैं। आदिकाल में आप इस प्लेलिस्ट में रासो साहित्य के नाम से जब आप देखेंगे, वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, तो उसमें आपको सभी रासो ग्रंथों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, तो आप उसे देखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये हमारा 12वां प्रश्न देखिए क्या है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान कौन हैं? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री, मुनि जिन विजय। तो कौन है भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान? तो इसका आंसर आप लगाइए और मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो में वर्णित जो घटनाएं हैं
तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो 12वां हमारा क्वेश्चन 1 नंबर इसका ऑप्शन होगा सही, उत्तर होगा पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखिए, रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। आचार्य शुक्ल का ये कथन है और हिंदी साहित्य के इतिहास के पृष्ठ संख्या 29 पर यह कथन है। तो यहाँ देखिए क्या है, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। यह है एक कथन जो आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में है। तो राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा हमारा होगा आंसर। तो चलिए 13वां हमारा प्रश्न क्या है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल संस्करण मानते हैं। ऑप्शन 1 है बृहत्तम संस्करण जिसमें 16,306 छंद हैं। मध्य संस्करण 7,000 छंद। 3 नंबर लघु संस्करण 3500 छंद। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद वाला। तो 4 संस्करण हमें पृथ्वीराज रासों के मिलते हैं। उनमें से कौन सा संस्करण जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान हैं पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संस्करण है ये मूल रासो है। तो आंसर लगाइए इसका। चलिए देखते हैं इसका उत्तर भी। सबसे छोटा संस्करण ऑप्शन 4, सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद हैं उसे डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों का मूल रासो मानते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पृथ्वीराज रासों का चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रचलन में हैं, प्रसिद्ध हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा और यहाँ लिख लीजिए माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त की वजह डॉक्टर दशरथ शर्मा भी हो जाएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासों के संस्करण थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों के संस्करण 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन पहला जो संस्करण है, ऑप्शन निकल गया मुंह से, पहला संस्करण प्रथम संस्करण सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है और इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन किसके द्वारा हो चुका है, नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन करवाया। इस संस्करण में 69 सर्ग समय जिन्हें बोलते हैं तथा 16,306 छंद हैं। 2500 पृष्ठों का ये ग्रंथ है, उदयपुर के संग्रहालय में है। नागरी प्रचारणी सभा ने इसका प्रकाशन करवाया है। सबसे बड़ा संस्करण है रासों का और
1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। दूसरा संस्करण देखिए 7000 छंदों का, ये मध्यम संस्करण। ये बृहत्तम संस्करण। और यहाँ पर बृहत्तम, मध्य, लघु, सबसे छोटा जो है वो दशरथ शर्मा ने माना। बृहत्तम संस्करण हो गया, मध्यम संस्करण, दूसरा संस्करण 7000 छंदों का संस्करण ये माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन हुआ है, किंतु अबोर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। तीसरा संस्करण ये लघु संस्करण 3500 छंदों का है, ये लघु है जिसमें केवल 19 सर्ग या समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में हैं। दूसरे और तीसरे की बीकानेर, दूसरे की अबोर में भी है, तीसरे की बीकानेर में है, पहले की उदयपुर में है। तो ये तीसरा संस्करण है। और ये चौथा संस्करण जो 1300 छंदों वाला है। चौथा हमने पहले पढ़ दिया है, ये लघुतम, सबसे छोटा संस्करण जो है चौथा है। और इसे ही डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि मूल रासो मानते हैं। और यही हमारा उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन 14 नंबर। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? कि यह कहानी जो है पद्मावती समय वाली वो 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है, बाद में जोड़ी गई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और 4 गणपति चंद्रगुप्त। किसने कहा है कि पद्मावती समय रासों में प्रक्षिप्त यानी कि बाद में जोड़ा गया भाग है? तो इसका उत्तर होगा, चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने कहा कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है पद्मावती समय के विषय में, ऐसा इन्होंने कहा है। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन देखिए। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर बुलर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सभी ने, ये जो सभी विद्वान हैं रासो को मानते हैं अप्रामाणिक। इनमें से किस विद्वान ने कहा कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है? पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना किसकी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। उन्होंने कहा कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे भाटों व चारणों की कल्पना कहते हैं। भाटों व चारणों की कल्पना किसने कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। संपूर्ण ग्रंथ जाली किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। यह पूरा ग्रंथ, देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की मान्यता किसकी है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 ग्रियर्सन, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 4 नंबर। तो यहाँ ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। पूरा ग्रंथ जाली है, ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कथन, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं
कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का ये कथन है, आचार्य शुक्ल। तो मोस्ट होगा ये कथन भी। क्लास में हम आचार्य शुक्ल के सभी विद्वानों के पृथ्वीराज रासो के विषय कथन जो हैं वो देख चुके हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। अतः विनम्र निवेदन ये है कि एक बार आप क्लास ज़रूर देखिए। रासो विषयक पृथ्वीराज रासो, जिसमें एक क्लास में हमने पढ़ाया है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 17वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है? 1 नंबर ऑप्शन कीर्तिलता खुमान रासो, 3 नंबर जयचंद प्रकाश और 4 नंबर खुसरो की पहेलियाँ। पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाने वाली, तो पाठ की दृष्टि से जो प्रामाणिक रचना है उत्तर होगा ऑप्शन ए कीर्तिलता। खुमान रासो, जयचंद प्रकाश तो नोटिस मात्र है, मिली नहीं है रचना। खुसरो की पहेलियाँ जो हैं वो मनोरंजनात्मक पहेलियाँ हैं, कोई पाठ की वो ऐसा नहीं है उसमें। कीर्तिलता विद्यापति कीर्ति सिंह की वीर गाथा है और पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक है। हालांकि ये भी एक वीर ग्रंथ है और ये भी वीर गाथात्मक है और ये भी वीर गाथात्मक, लेकिन इनकी प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध है। कीर्तिलता पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है। पाठ की दृष्टि से सबसे प्रामाणिक कीर्तिलता। तो शेष क्वेश्चन जो रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन अगर हम उन्हें पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज फिर ये क्लास बहुत ज़्यादा जो है लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आपको ये क्लास वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से सब्सक्राइब इसे करवाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्साहित होकर हमारे इस जो निःशुल्क हिंदी साहित्य का इतिहास या जो हम सारा सिलेबस इसमें करवाएंगे, इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त हिंदी का व्याकरण एकदम निःशुल्क, एकदम आपको संपूर्ण का संपूर्ण, ताकि आपको किसी दूसरे जो है माध्यम पर जो है आश्रित न रहना पड़े। तो इस तरीके का कोर्स इसमें करवाया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान का सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भूगोल, राजस्थान का भूगोल, जो भी सिलेबस जिन परीक्षाओं में होता है, सभी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो है वो इसमें पाठ्य सामग्री निःशुल्क आपको करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। तो नमस्कार, धन्यवाद।